तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेल है, ठीक। और इसको डिस्कवर्ड किया था जॉर्ज पैलेट ने, इसको डिस्कवर्ड किया था आपको कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ठीक। उसी के नाम पे आपका ये बना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो कहाँ पे डिस्कवर किया था? उसने डिस्कवर किया था इसको, he discovered in the cytoplasm of nerve cells, cytoplasm of nerve cells, नर्व सेल्स के साइटोप्लाज्म में इसने डिस्कवर किया था, ठीक। और इसको उस समय नाम दिया गया एंड नेम्ड इट, क्या नाम दिया गया? इंटरनल रेटिक्यूलर अपार्टस, इसका नाम रखा गया उस समय इंटरनल रेटिक्यूलर अपार्टस, ठीक। ये उस समय का नाम है। बाद में जो पॉपुलराइज्ड नेम था वो हुआ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक, जो कि कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी के बाद अपने ही नाम पे सेल ऑर्गेनेल को एक नाम दिया जिसका नाम था गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि प्लांट सेल्स में हम बोलते हैं उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नोन बाय द नेम ऑफ डिप्टायोसोम। डिप्टायोसोम के नाम से भी हम गोल्जी सेल को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जानते हैं। एक्चुअली में डिप्टायोसोम को हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांट की गोल्जी बॉडी है, दिस इज प्लांट गोल्जी बॉडी, प्लांट की गोल्जी बॉडी है, इसको हम डिप्टायोसोम कह सकते हैं, ठीक। या फिर हम इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, एक नाम ये भी है। लिपोकॉन्ड्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिपिड्स में रिच होता है, रिच इन लिपिड्स, ठीक। इसके अलावा इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा हम इसको बेकर्स बॉडी भी कह सकते हैं, बेकर्स बॉडी के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी सोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम आपके विभिन्न प्रकार के नाम हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है डिप्टायोसोम के नाम से जाना जाता है प्लांट गोल्जी बॉडी में, और लिपोकॉन्ड्रिया जाना जाता है क्योंकि ये लिपिड्स में बहुत रिच होता है, ठीक। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है, बेकर्स बॉडी और गोल्जी सोम बोला जाता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई इसके नेमिंग की, ठीक है ना। तो कितने गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लांट सेल में, यानी कितने डिप्टायोसोम होते हैं? एक प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो एक प्लांट सेल में लगभग 20 से लेके 100 डिप्टायोसोम होते हैं, 20 से लेके 100 डिप्टायोसोम होते हैं, ठीक। तो क्या इसका डायमीटर होता है? अगर डायमीटर की बात करें तो 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, ठीक। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका 4 पार्ट से मिलकर बना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? तो देखिए, पहला पार्ट आपका कहलाता है सिस्टर्ने। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सिस्टर्ने, पहले पार्ट को हम सिस्टर्ने कहते हैं। दूसरे पार्ट को हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स
तीसरे पार्ट को हम कहते हैं वेसिकल्स, ठीक, और चौथे पार्ट को हम कहते हैं आपका गोल्जियन कॉम्प्लेक्सेस, गोल्जियन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक, या इसको आप गोल्जियन वैक्यूल्स कह सकते हैं, गोल्जियन वैक्यूल्स, ठीक। तो अब बात आती है सिस्टर्ने की, सिस्टर्ने की बात आती है। तो सिस्टर्ने क्या है? सिस्टर्ने हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्यूब्यूल्स भी पढ़ चुके हैं, उनके डायग्राम भी देखे हैं, वेसिकल्स भी हमने देखा है। सिस्टर्ने की अगर हम बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका एक स्टैक लाइक अरेंजमेंट इसमें होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसी से बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 to 8 membrane bound, 4 to 8 membrane bound saccules of cisternae, saccules of cisternae। तो 4 से लेके 8 सिस्टर्ने का एक पूरा स्टैक होता है, यानी एक गट्ठर के समान एक पूरा ढेर होता है जिसमें 4 से 8 सिस्टर्ने होते हैं, और वो इसका वन ऑफ द पार्ट बनाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक। अब ये जो सिस्टर्ने होते हैं इसमें दो फेज होते हैं। सिस्टर्ने हैज 2 फेसेस, 2 फेज होते हैं। एक फेज जो होता है वो कहलाता है कॉनकेव फेज और मैच्योरिंग फेज। एक फेज को हम कहते हैं कॉनकेव फेज और मैच्योरिंग फेज, ठीक। ये आपका नियर सेल मेम्ब्रेन होता है, नियर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। दूसरा जो फेज होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स फेज और फॉर्मिंग फेज, यानी ये बना नहीं होता है, बनने की स्थिति में होता है। और फॉर्मिंग फेज अगर इसकी हम बात करें तो ये टूवर्ड्स आरईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसकी हम बात करें तो ये टूवर्ड्स आरईआर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब इसके बाद आता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो है हमारा ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है पेरीफेरी की तरफ, टूवर्ड्स द पेरीफेरी, टूवर्ड्स द पेरीफेरी, ठीक। और ये ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी apparatus है, towards the periphery and transverse of the Golgi apparatus। Golgi apparatus और ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी apparatus और पेरीफेरी के पास इसका नेटवर्क होता है। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है वेसिकल्स। ये वेसिकल्स जो है ये छोटे छोटे बैग हैं जो कि ट्यूब्यूल से निकल के आते हैं। स्मॉल सैक्स, सैक्स का मतलब होता है बैग्स, स्मॉल सैक्स बैग्स अराइजेस फ्रॉम ट्यूब्यूल्स। ये आपके ट्यूब्यूल से निकल के आते हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं, ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका स्मूथ
और दूसरा होता है कोटेड, स्मूथ वेसिकल्स और दूसरा होता है कोटेड वेसिकल्स। तो वेसिकल्स का काम है कुछ ना कुछ ये सीक्रेट करते रहते हैं, सीक्रेशन करते रहते हैं, इसलिए इनको हम सीक्रेटरी वेसिकल्स भी कहते हैं। तो वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं? सीक्रेटरी वेसिकल्स, इसको हम सीक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है गोल्जियन वैक्यूल्स की। तो गोल्जियन वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांसफेस का सिस्टर्ने है उसका ये एक्सटेंशन है। हमने आपको बताया था कि सिस्टर्ने में दो फेज होते हैं, एक होता है आपका मैच्योरिंग फेज और एक होता है फॉर्मिंग फेज। दो फेज हमने आपको बताए थे, एक बताया था कॉन्केव फेज और मैच्योरिंग फेज, एक बताया था कॉन्वेक्स फेज और फॉर्मिंग फेज। ठीक है, तो बच्चों जो आपका कॉन्केव फेस होता है इसको हम कहते हैं ट्रांस फेस, यानी जो मैच्योर हो चुका है उसको बोलेंगे ट्रांस फेस, और जो आपका फॉर्मिंग फेस है उसको हम कहते हैं सिस फेस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गॉल्जियन वैक्यूल्स हैं आपके, गॉल्जियन वैक्यूल्स आर नथिंग बट दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ दैट ट्रांस फेस ऑफ सिस्टर्ने। तो गॉल्जियन वैक्यूल्स की अगर हम बात करें, vacuoles are extensions of transphase cisternae। ट्रांसफेस सिस्टर्ने का आपका वैक्यूल्स जो है वो आपके क्या है? एक्सटेंशंस है। तो इसी साथ अगर हम देखें तो एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कैमिलो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, जिसमें उसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहली बार अगर डिस्कवर्ड किया तो नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में किया, और तब उसको नाम दिया गया इंटरनल रेटिकुलर अपैरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिक्टायोसोम के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्लांट गोल्जी बॉडी बोला जाता है, यानी प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिक्टायोसोम के नाम से जानते हैं, और एनिमल सेल में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है क्योंकि ये लिपिड्स में बहुत ही रिच होता है। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसको बेकर्स बॉडी भी कहते हैं, इसको गोल्जी सोम भी कहते हैं, और भी विभिन्न नाम है, मगर बेसिक नाम इनके दो ही हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और डिक्टायोसोम। एक प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में लगभग 20 से 100 डिक्टायोसोम के आसपास होते हैं, यानी प्लांट गोल्जी बॉडी होते हैं प्लांट सेल में, जिनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका टोटल 4 पार्ट से बनता है। पहला पार्ट सिस्टर्ने कहलाता है, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके ट्राउजी बैग्स होते हैं, तो 4 से 8 बैग लाइक स्ट्रक्चर आपके घेर के रूप में मौजूद होते हैं। सिस्टर्ने के दो फेज होते हैं, एक ट्रांस फेज जिसको कॉन्केव फेज और मैच्योरिंग फेज बोला जाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, और दूसरा सिस फेज होता है जो कि कॉन्वेक्स फेज या फॉर्मिंग फेज बोला जाता है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे राइबोसोम्स बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है। दूसरा पार्ट जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बोला जाता है उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है और ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस के पास पाया जाता है। वेसिकल्स की बात की जाए, दीज आर सीक्रेटरी इन नेचर, इनसे किसी ना किसी चीज का स्त्राव होता रहता है, यानी सीक्रेशन होता रहता है, कोई ना कोई चीज बहती रहती है। तो स्मॉल सेक्स हैं, ये बैग्स हैं जो कि ट्यूब्यूल से ही अराइज हुए हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और कोटेड। फिर बात आती है चौथे पार्ट को गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं, और ये वैक्यूल्स आपके ट्रांसफेस सिस्टर्ने के एक्सटेंशन होते हैं। तो इन्हीं 4 पार्ट के साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो प्लीज राइट इट डाउन।
इसी के साथ आप इसको नोट करते रहिए। हम लोग फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, उसको हम बोलते हैं सीक्रेशन, ठीक है ना। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बेटा? ठीक है, कर लो आप। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। तो पहला है आपका सीक्रेशन। फर्स्ट इज योर सीक्रेशन, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में यह कहा जाता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक प्रकार से सेंटर ऑफ रिसेप्शन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सेंटर ऑफ रिसेप्शन, जहां पे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आते हैं, यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनको रिसीव कर लेता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आके यहाँ पे रिसीव होते हैं। उसके बाद उनकी फिनिशिंग होती है, उसके बाद उनकी पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सीक्रेशन होने लगता है ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स।
तो जो सीक्रेशन हो रहा है, सीक्रेशन होने के पहले सबसे पहला स्टेप हो रहा है रिसेप्शन ऑफ मटेरियल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स को रिसीव हो रहे हैं। फिर उसके बाद हो रहा है फिनिशिंग के बाद हो रही है उनकी पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद आपका होता है सीक्रेशन। तो सीक्रेशन जो है आपका लास्ट स्टेप है, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक, तो जितने भी ये मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल्स आपके बाहर एक प्रकार से सीक्रेट होते हैं, और ये जो सीक्रेशन का काम करता है, ये आपका काम करता है ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांसफेस होता है वो मटेरियल्स को सीक्रेट करता है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। वाया द प्रोसेस एक्सो मतलब बाहर करना, साइटोसिस सेल से बाहर करना, कोई चीज सेल से बाहर करना, जिसको हम रिवर्स पिनोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। रिवर्स पिनोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिला के गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है कि कोई भी मटेरियल आ रहा है उसको रिसीव करना, उसको फिनिश देना, अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद पैक करना, पैक करने के बाद उसको सीक्रेट कर देना। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप रिसेप्शन है और लास्ट स्टेप सीक्रेशन है, और ये सीक्रेशन का काम होता है ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांसफेस है ये आपका सीक्रेट करता है मटेरियल्स, और एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है एक्सोसाइटोसिस और रिवर्स पिनोसाइटोसिस, उसके थ्रू ये इस प्रोसेस को फाइनलाइज करता है। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका जो फंक्शन आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल। तो आपको पता है कि हमारी जो मिडिल लैमेला होती है वहां पे पेक्टिक कंपाउंड्स होते हैं। हमने मिडिल लैमेला आपको पढ़ाया था, तो वहां पे जो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट आपके कंपाउंड होते हैं वो भी आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। आर सिंथेसाइज्ड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो भी आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक, तो दूसरा फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल। ठीक, इसी के साथ साथ बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स ऐसे हैं जो सेल वॉल में प्रयुक्त होते हैं, वो भी आपके गोल्जी बॉडी में सीक्रेट होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। वेरियस पॉलीसैकेराइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल वॉल formation, for the cell wall formation are synthesized by the Golgi complex, by the Golgi complex। ठीक, तो दूसरा फंक्शन हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल। कैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है? पेक्टिक कंपाउंड्स जो मिडिल लैमेला के हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, और बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स ये भी आपके सिंथेसाइज होते हैं, ये भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका दूसरा आता है जो तीसरा आपका फंक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थर्ड फंक्शन, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन। और दूसरा फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक, तो ग्लाइकोसाइडेशन क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइकोसाइडेशन? तो देखिए, जब हम ऑलिगोसैकेराइड्स को
जब हम फॉस्फोलिपिड के साथ जोड़ देते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक, इसके बाद आपका आता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए बच्चों, ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन है हमारे वो लिपिड्स के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं RER पे, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार होने वाले प्रोटीन जब आपके लिपिड्स के साथ जुड़ जाते हैं और ये मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। ठीक, लिपोप्रोटीन बना देते हैं, लिपोप्रोटीन बना देते हैं। ठीक, या फिर आपके ग्लाइकोलिपिड्स लिपोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो एक तरफ आपको ग्लाइकोलिपिड मिलेगा और एक तरफ आपको मिलेगा लिपोप्रोटीन। ठीक, एक तरफ ग्लाइकोलिपिड्स मिलेगा, एक तरफ आपको मिलेगा लिपोप्रोटीन। इसके अलावा जो चौथा इसका मेन फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी आपका जो वेसिकल्स है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उसी के द्वारा होता है। यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वेसिकल्स होती हैं और उसी के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सभी फंक्शंस खत्म होते हैं और पूरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का टॉपिक खत्म होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला फंक्शन है सीक्रेशन, जिसमें मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन, तीसरा ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। प्लीज राइट इट डाउन।
तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हमारा आ रहा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ठीक। तो लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक, या फिर इनको हम रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं, रिसाइकलिंग सेंटर्स भी कहते हैं। ठीक, इनको स्कैवेंजर ऑफ ए सेल भी बोला जाता है, स्कैवेंजर ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। ठीक, तो अगर इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाए तो ये बेहद ही छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट हैं, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन होगा, बाउंड माइक्रो बॉडीज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रो बॉडीज होती हैं। ठीक, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी डुवे। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स were discovered by डी डुवे। डी डुवे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर हुआ था। ठीक, और इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था रैट के लीवर में, इन लीवर ऑफ रैट। ठीक है, तो लीवर ऑफ रैट में डी डुवे के द्वारा लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया गया था। ठीक, तो लाइसोसोम एक्चुअली में एक स्फेरिकल या इररेगुलर बॉडीज हैं। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल और इररेगुलर रॉड शेप लाइक बॉडीज। ठीक, जहां पे आपके 40 प्रकार के एंजाइम होते हैं, where 40 types of enzymes are there, 40 types of enzymes are present, called as acid hydrolysis, जिनको हम एसिड हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। जो 40 प्रकार के एंजाइम हैं, उन सभी एंजाइम्स को कंबाइंडली या कलेक्टिवली हम एसिड हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, ये सब क्या है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और इनका जो पीएच होता है वो 4 से लेके 5 के बीच होता है। ठीक, यानी आप ये देख सकते हैं कि लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम में एसिडिक कंडीशंस हमेशा मेंटेन रहती हैं। इन लाइसोसोम्स एसिडिक कंडीशंस आर ऑलवेज मेंटेन। तो लाइसोसोम्स में एसिडिक कंडीशंस हमेशा मेंटेन रहती हैं, और इसका कारण है हाइड्रोजन आयन की पंपिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों लाइसोसोम में एसिडिक कंडीशंस मेंटेन रहती हैं, तो पहला रीजन है इसमें 40 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिड हाइड्रोलिसिस कहलाते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो लाइसोसोम्स में ऑलवेज ड्यू टू हाइड्रोजन आयन पंपिंग, हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती रहती है, जिस वजह से एसिडिक कंडीशंस मेंटेन रहती है। ठीक,
कहाँ पे लाइसोसोम्स नहीं होते हैं? अगर हम देखें तो लाइसोसोम्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम्स आपके आरबीसी में भी एब्सेंट होते हैं। ठीक, आरबीसी के अलावा आपके जो हायर प्लांट्स हैं वहां पे भी लाइसोसोम आपके एब्सेंट रहते हैं। हायर प्लांट्स में भी आपको कभी लाइसोसोम नहीं मिलेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा अगर लाइसोसोम कहीं पाए जाते हैं तो वो है आपके फैगोसाइटिक सेल्स। दे आर अबंडेंटली फाउंड इन, यानी प्रचुर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। कहां पे? फैगोसाइटिक सेल। जहां पे फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, यानी सेल ईटिंग प्रक्रिया होती है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। कफर सेल्स, ये सब इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, कफर सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा हिस्टोसाइट्स में पाए जाते हैं, हिस्टोसाइट्स में पाए जाते हैं, लीवर सेल्स में पाए जाते हैं और पैंक्रियाटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। तो इन सब जगह आपको बहुत आयात मात्रा में लाइसोसोम्स मिलेंगे। ठीक, तो अगर लीवर सेल की बात की जाए, लीवर सेल में, एक लीवर सेल की अगर हम बात करें तो यहां पे 15 से 20 लाइसोसोम पर सेल पाए जाते हैं। 15 से 20 लाइसोसोम पर सेल आपके पाए जाते हैं। ठीक, अगर इनके डायमीटर की बात करें, डायमीटर ऑफ लाइसोसोम की हम बात करें तो लाइसोसोम का जो डायमीटर है वो लगभग 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर के आसपास वेरी करता है। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने आपको बताया कि इनको सुसाइडल बैग्स, रिसाइक्लिंग सेंटर, स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोबॉडीज है। लाइसोसोम्स को डी डुवे के द्वारा डिस्कवर किया गया था लीवर ऑफ रैट में। लाइसोसोम को स्फेरिकल इररेगुलर रॉड शेप लाइक बॉडीज बोला जाता है। यहाँ पे 40 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिनको हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड सभी को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं और 4 से 5 इनका पीएच होता है। लाइसोसोम्स में एसिडिक कंडीशंस हाइड्रोजन आयन की पंपिंग के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। अगर ये कहीं एब्सेंट है तो वो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, आरबीसी, हायर प्लांट्स। वहीं पे सबसे ज्यादा अगर लाइसोसोम पाए जाते हैं तो वो आपका फैगोसाइटिक सेल, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया यानी सेल ईटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, कफर सेल्स, हिस्टोसाइट्स, लीवर सेल्स एज वेल एज पैंक्रियाटिक सेल्स, यहाँ पे आपके लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लीवर सेल में 15 से 20 लाइसोसोम्स पर सेल पाए जाते हैं और एक लाइसोसोम का डायमीटर 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर होता है। So this was all about the lysosome। ये इंट्रोडक्शन था लाइसोसोम का। कल हम लोग लाइसोसोम का एक अच्छा सा डायग्राम स्टडी करेंगे और उसके फंक्शन देखेंगे, राइबोसोम्स पढ़ेंगे और फर्दर सेल ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।